अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में A1 फील्ड रेफरेंस के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपीलों पर आज समाअत हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग ये समाअत, डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन आज जो बातें हुई हैं और अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए, ऑब्जर्वेशंस दी गई, उसके बाद जो मुकालमा हुआ मरियम नवाज के वकील का अदालत में और फिर नैब प्रोसिक्यूटर ने भी मुख्तसर सा अपना बयान दिया, उसके ऊपर ज़रा हमने बात करनी है। अपने एनालिस्ट से सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे इन लाइट ऑफ अदालत की आज जो ऑब्जर्वेशंस है। जनाब, हुआ कुछ यूँ कि आज मरियम नवाज के जो वकील हैं इरफान कादिर साहब, उन्होंने अपना केस इस तरह से शुरू किया, वो उन्होंने ट्रायल की गैर शफाफियत से मुतल्लिक दलाइल दिए और ये साबित करने की कोशिश की जो पूरा का पूरा केस था उसमें नैब कोई जुर्म साबित नहीं कर सका। उन्होंने ये करने की कोशिश की इस्टेब्लिश कि नैब ने किस तरह से एक पॉलिटिकल ग्राउंड बना के पूरा का पूरा ये जो केस है इसमें ये जो सबूत थे वो थे नहीं, लेकिन उस चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अदालत में इस चीज़ के ऊपर जरा हुई और कहा गया इरफान कादिर की तरफ से कि नैब ने केस में बुनियादी जुज़ भी पूरे नहीं किए हैं और ये तक कहा कि इस पर तो अदालत अगर चाहे तो मरियम नवाज को आज ही बरी कर सकती है। उन्होंने कहा जी नैब ऑर्डिनेंस के जो सेक्शन 9A5 है उसके तकाजे पूरे नहीं किए गए। जस्टिस आमिर फारूक ने इसके ऊपर कहा कि अगर आप यानी अगर मरियम नवाज के वकील ये साबित कर दें कि प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम हुआ तो फिर बाकी बातों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद जी नैब ने भी ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक अपना बयान दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने उससे मुतल्लिक अदालत ने कहा कि जी अगर ये जो ट्रस्ट डीड है वो जाली साबित कर दें या फिर ये साबित हो जाए कि ये जाली है तो फिर इससे मुतल्लिक आगे हम बात कर सकते हैं। अगर मरियम नवाज और हुसैन नवाज के दस्तखत मौजूद हैं और वैसे तस्लीम करते ट्रस्ट डीड जाली नहीं है, ये अदालत ने करार दिया। हुसैन नवाज के इनकार की सूरत में मामला जालसाजी की तरफ जाता है। ये जो आज पूरी की पूरी समाअत हुई है इसके ऊपर ज़रा गौर करेंगे। क्या नैब A1 फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के खिलाफ दे पाएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हमें आज पैनल पर ज्वाइन करें जी इरशाद भट्टी साहब, अतहर काज़मी साहब, महमद सरफराज साहिबा और कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी मज़हर अब्बास साहब। अतहर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आना चाहूँगी और आज जो पूरी की पूरी समाअत हुई है इसको आप किस तरह से देखते हैं। मरियम नवाज के वकील नेचुरली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो ये ग्राउंड्स इस्टेब्लिश करने की तरफ जा रहे हैं कि जो ट्रायल हुआ उसमें नैब ने एक वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर सारा का सारा केस बनाया, एक्चुअली कुछ उसमें सब्सटैंशियल साबित नहीं कर सके, जो एक्चुअल चीज़ें थी, जो कवायद थे वो पूरे नहीं कर सके। तो आपको क्या लगता है, क्या नैब अपना केस अब भी उतनी मजबूती से साबित कर पाएगा या फिर होल्ड नहीं कर पाएगा? देखिए, अब जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि आज ये सारी अदालत में समाअत हुई, ऑब्वियसली मामला सब जुडिस है। अदालत के अंदर ये चीजें अब साबित होंगी या नहीं होंगी, नैब अपनी तरफ से शवाहिद रखेगा। मरियम बीबी के वकील ने अपनी तरफ से भरपूर उनका दिफा करने की कोशिश की। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि अगर आप इस पूरे केस को आप सिर्फ आज की समाअत के तनाजुर में नहीं देख सकते। ये केस वहां से शुरू हुआ था जहां से बात हुई थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। अगर आप इस पूरे मामले में देख लें, आज तक शरीफ खानदान का कोई एक भी ऐसा बयान है जो होल्ड कर सका है, जो सच साबित हुआ है। मियां साहब ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा था, इस स्टोरी के ऊपर मैंने खुद भी थोड़ा सा काम किया एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के लिए। हमने हसन नवाज साहब को और हुसैन नवाज साहब को 2 खत लिखे, उनमें इन फ्लैट्स के हवाले से पूछा, मुख्तलिफ सवालात उनसे पूछे गए, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि ये फ्लैट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में खरीदे। कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। कोई आज तक एक भी वो ऐसी दस्तावेज, कोई ऐसी बैंकिंग स्टेटमेंट नहीं दिखा सके जिससे ये साबित हो सके कि ये फ्लैट्स उन्होंने कब खरीदे या फिर जो इन फ्लैट्स की मालिक हैं, जो 2 कंपनियां हैं, वो कंपनियां कब खरीदी गई। तो इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सवालात हैं। अब जो मरियम बीबी के वकील वहां पे नुक्ता उठा रहे हैं वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इंसाफ चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप मुल्क के अंदर अवाम के तकदीरों के फैसले करते हो ना, चाहे अदालतों में बैठ के करें या ईवान के इक्तदार में बैठ के करें, तो फिर आप टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आपको इंसाफ नहीं लेना चाहिए। आपको यू नीड टू बी वाइटर देन वाइट, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। पर मसला यहाँ पे ये होता है कि हमारे जिस भी बाअसर शख्स के बीवी बच्चों की जायदादें लंदन में निकल आती हैं तो वो पूरी रियासत को कटहरे में खड़ा कर देता है, अपना जवाब नहीं देता। इस केस में भी यही होगा, पूरी रियासत आपकी कटहरे में है लेकिन वो अपना जवाब नहीं देंगे कि उन्होंने फ्लैट्स खरीदे किस तरह। अच्छा मज़हर साहब, क्या आपको यही लग रहा है कि एक टेक्निकल नुक्ते के ऊपर रिलीफ मांगने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अदालत ने आज वो ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक भी बड़ा अहम सवाल उठाया है और उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन भी दी है?
जो मामला अदालत में हो उस पे आप कम से कम ओपिनियन, फाइनल ओपिनियन नहीं ले सकते कि ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नेचुरली ये नैब के ऊपर है, नैब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना केस वहाँ साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नैब का एक साल से जो सबसे बड़ा मसला रहा है कि वो लोगों को पहले गिरफ्तार करती है, उसके बाद केस की तहकीकात शुरू करती है। और अभी हाल ही में जब अटॉर्नी जनरल ने गालिबन शाहजेब साहब के प्रोग्राम में या किसके प्रोग्राम में इंटरव्यू में ये बात की थी कि वो ज़ाती तौर पे इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि गिरफ़्तारी हो, आप उनके बकौल आप नाम किसी एक्यूज़ का ECL में डाल सकते हैं, लेकिन गिरफ़्तारी सिर्फ उस सूरत में हो जब आपके पास बिल्कुल ठोस शवाहिद आ जाएं और आप पूरी तरीके से नैब को ये यकीन हो कि वो अदालत में साबित कर सकती है। बाकी जो जजेस के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन पे कोई ओपिनियन हम ड्रॉ कर नहीं सकते, लेकिन नैब को अब ये चीज़ साबित करनी है कि उन्होंने जो चार्जशीट दी है, उन्होंने जो केस बनाया है, उसके उनके पास शवाहिद हैं। और जो मरियम नवाज साहिबा के वकील हैं उनको ये साबित करना है कि नैब का जो केस है वो हेरसे पे है, उसको वो साबित नहीं कर सके। तो ये एक ज़ाहिर अभी हमें नहीं पता कि ये कितने अरसे और केस चलेगा, लेकिन लगता ये है कि ये अपील का फैसला बहुत ज़्यादा तूल नहीं पकड़ेगा अब। लिहाजा ये बर्डन दोनों के ऊपर है कि वो अपने केस साबित करें और दूसरे उनको गलत साबित करें। टेक्निकल जो बात होती है ये, इसमें मसला ये नहीं होता, ज़ाहिर है स्टेट इसलिए खड़ी होती है क्योंकि ये केस ही फेडरेशन वर्सेस होता है, तो इसलिए वो सवालात उठते हैं। तो अब ये चीज़ ज़ाहिर है मरियम नवाज साहिबा के वकील के ऊपर है, उनके ऊपर कि वो नैब के केस को, प्रोसिक्यूशन के केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गलत साबित करें, और नैब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित करें कि मरियम नवाज साहिबा जो है स्ट्रेटजीज की वो हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हम इस पे इस वक्त कोई फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकते, ना हम इसके रेफरेंस के हवाले से किसी दूसरे रेफरेंस के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसलिए मैंने इब्तदाई में यही कहा, एक डेवलपिंग स्टोरी है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे आज की समात में क्या हुआ। एक चीज़, एक कानूनी नुक्ता जिसके ऊपर मैं ख़ास तौर पर आपकी ओपिनियन चाहूँगी, क्योंकि आपकी वकला से बात होती रहती है, सीनियर कानूनदान अगर किसी से बात हुई हो तो, जब इरफान कादिर साहब सेक्शन 9A का हवाला देते हैं जो पब्लिक अकाउंट होल्डर और उसके डिपेंडेंट से मुतल्लिक है, तो उसके बाद ट्रस्ट डीड की बात आना, क्या आपको लगता है यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर बात हो रही थी? पहले भी जब पनामा केसेस का नाम आता है और मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर अपना पूरा का पूरा केस डिपेंड करती है, क्या आपको लगता है इस चीज़ के ऊपर तकाजे पूरे नहीं किए गए और मरियम नवाज के केस में जान है? देखिए, अभी इरफान कादिर साहब के आर्गुमेंट्स खत्म नहीं, उन्होंने खुद ये आज बात की है कि जो नैब ने जवाब दाखिल किया है उस पर वो अभी दलाइल देंगे जो नैब ने जवाब दाखिल किया। तो अभी ये ऑन गोइंग चीज़ें हैं, आपने खुद कहा कि डेवलपिंग स्टोरी है। तो अब देखना ये है कि नैब जो इरफान कादिर साहब सवालात रेस कर रहे हैं उसका नैब क्या जवाब देती है। तो मेरा ख्याल है आज की जो समात है वो सिग्निफिकेंट ज़रूर है, लेकिन अभी वो इनकम्प्लीट है, लिहाजा इनकम्प्लीट चीज़ पे मैं एक फाइनल ओपिनियन कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, आप नहीं देना चाहते। इरशाद भट्टी साहब, गो के हम एक अदालती मामले की बात कर रहे हैं और समाज से इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी तो है इसके साथ जो जुड़ा हुआ है और बड़ी दफ़ा हमने सुना है, तो ज़रा उसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। क्या आपको लगता है कि ये चीज़, ये रिमार्क्स जब आवाम की अदालत में जाएंगे और वहाँ पर जाते हैं तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहली बात वही मैडम शेख के मामला अदालत में है, जो भी मेरी अदालत फैसला करेगी मैं उसके साथ हूं, मुझे अपनी अदालतों पर एतबार है। दूसरी बात है कि क्या नैब सबूत दे पाएगी? मैडम शेख, कितना मासूमाना सवाल है। नैब क्या सबूत दे, कितने सबूत? और इस केस में फ़र्ज़ कर लें नैब को भी हटा दें, हाउस ऑफ शरीफ को भी हटा दें, कितने सबूत और चाहिए? क्या सबूत चाहिए? कोई ट्राली ट्रैक्टर भर के लाना है, वो क्या चाहिए? जाली ट्रस्ट डीड को छोड़ दें, कतरी खत को छोड़ दें, कैलबरी फाउंड को छोड़ दें। नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में कहा था, जनाबे स्पीकर ये हैं वो ज़राए जिनसे मैंने फ्लैट्स खरीदे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पार्लियामेंट में खड़ा होकर एक झूठ बोल रहा था और हमने उनको इस पे अकाउंटेबल ही नहीं किया। पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर जाली साबित हो गए कि ये तो एक सियासी बयान था। फिर उसके बाद मरियम नवाज साहबा का ऑन एयर कहना कि मेरी बैरून मुल्क क्या, मेरी तो अंदरूने मुल्क क्या, बैरून मुल्क अंदरूने मुल्क कोई जदाद ही नहीं है। और फिर 2.25 अरब रुपए के उन्होंने खोस असास से पेश किए।
हुसैन नवाज साहब ने जो इंटरव्यू दिए अल्हम्दुलिल्लाह कहकर कि मेरे तो हमारे तो हम तो रह रहे हैं। हसन नवाज साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया परवेज मुशर्रफ मार्शल लॉ के चंद दिनों बाद, और जब उनसे इन फ्लैट्स का पूछा गया हार्ट टॉक में, तो उन्होंने कहा कि मैं किराए पर रहता हूं, पता नहीं मेरा किराया आता कहां से है, मुझे इसका कोई पता नहीं है। तो इस पर जस्टिस गुलजार साहब ने उस वक्त एक जुमला लिखा था कि यार मासूमियत की भी कोई हद होती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो हार्ट टॉक वाले साहब ने कहा कि ये नैनसन इंटरप्राइज लिमिटेड और नेस्को लिमिटेड की मालिकियत हैं ये फ्लैट्स, दोनों कंपनियां वर्जिन आइलैंडर में ये रजिस्टर्ड है, आपको नहीं पता? कहता है जी मुझे नहीं पता। अच्छा, 9.5 माह की समाअत हुई, 9.5 माह की समाअत हुई जज मोहम्मद बशीर साहब ने इवनफील्ड रेफरेंस में। नवाज शरीफ साहब को 10 साल कैद, मरियम नवाज साहबा को 7 साल कैद, कैप्टन सफदर को 1 साल कैद, नवाज शरीफ साहब को 80 लाख पाउंड, मरियम नवाज को साहबा को 20 लाख पाउंड हुए। हसन हुसैन जो मेन गवाह थे वो पतली गली से गैर मुल्की होकर इश्तिहारी हो गए। अब ये चौधरी निसार कहते हैं कि मैं 90s में इस फ्लैट्स में रहा, और हुसैन नवाज कहते हैं हमारे फ्लैट्स हैं, हसन नवाज कहते हैं मैं किराए पर रह रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाए थे? उन्होंने कहा था कि यही दे दो, कागजात दे दो कि तुम लोगों ने ये तुम्हारे फ्लैट्स हैं, यही कागजात दे दो कि ये किराए के रह रहे हो, किराए का कोई एग्रीमेंट दे दो। और फिर उन्होंने आखिर पे कहा कि अच्छा यही दे दो कि तुम लोग ये कतरियों के फ्लैट्स हैं, तुम्हारे नहीं हैं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा छोड़ दें, ये बताएं कि ये पैसा आया कहां से, कमाया कहां से, वहां पहुंचा कैसे? क्या फैसलाबाद की पर्चियां चलती हैं या ऊंटों पर पैसा लंदन गया था? क्या कैसे गया था? कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं, कोई रसीद नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात है, 3 नवाज शरीफ साहब की मुतजाद तकरीरें हैं टीवी की। कभी आपको नवाज शरीफ साहब को पता है जो आज जमहूरियत की बोर्ड बने हुए हैं कि क्लिंटन साहब का इंपीचमेंट जो हुई थी वो झूठ पे हुई थी, रिचर्ड निक्सन जो था वो झूठ पे निकला गया था, उसको सदारत से फारिग हुआ था। तो झूठ कोई जुर्म नहीं है, झूठ बोलना कौमी असम्बली में कोई जुर्म नहीं है, झूठी चीजें लाना कोई जुर्म नहीं है। नैब कितने सबूत दे? नैब वो इवन फ्लैट्स को रेड़ा लगाकर ले आए और अदालत में पेश कर दे, उन्हीं फ्लैट्स में वो बैठे हुए हैं, उन्हीं फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं है। पूछो तो मुझे क्यों निकाला? अच्छा, अवामी अदालतें भट्टी साहब कहते हैं कितने सबूत देने, क्या कितने सबूत और देने? बुनियादी मामला, बिल्कुल बुनियादी मामला है, जो मेन क्रक्स ऑफ द मैटर है, ट्रस्ट डीड, उसके ऊपर आज भी जब अदालत ने सवाल किया नैब से इस ट्रस्ट डीड से मुतल्लिक कि कहां तस्दीक हुई, किस तरह तस्दीक हुई, और फिर ये मैडम शेख साहब सिर्फ एक दो जुमले सिर्फ आपको बताने हैं कि ये वो केस है जो जिसमें 17 मरतबा मरियम नवाज साहबा इल्तवा ले चुकी हैं, 4 मरतबा नैब। इसी केस में इस्लामाबाद इसी हाई कोर्ट ने जब इनको जमानतें दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एतराजात उठाए थे कि आपने जमानतें कैसे दे दी, फिर जमानतें कंफर्म कर दी। तो क्या करना है, अब क्या और करना चाहते हो? लेकिन आज जो ट्रस्ट अब और क्या करना चाहते हो? बरी कर दो, छोड़ दो, कह दो कि ये जायज है सब, वो बड़े अहम है, वो बड़े अहम है। महमल, क्या ये तासर जा रहा है? क्या आपकी किसी कानूनी माहिर से बात हुई है जो जिससे ये तासर लिया जा सकता है? उनकी क्या राय है कि जी जो ज़ाब्ता था पूरा का पूरा, जो कवायद थे वो पूरे नहीं हुए, खासकर ये जो ट्रस्ट डीड के मामले में आज नैब की तरफ से जवाब और फिर अदालत से जो सवाल हुए हैं सारे के सारे वो सामने आए हैं? ना देखिए, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब ये केस चल भी रहा था, ट्रस्ट डीड की जब बात होती थी, तो कई वकला कई चैनल्स के ऊपर आकर इसके ऊपर यही बात करते थे कि जब जो सिग्नेटरीज हैं अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हीं के हैं तो फिर इसमें लीगल होने का कोई उसके अंदर जवाब, यानी लीगल ही है वो, फिर इसके अंदर कोई सवाल नहीं उठता। तो यही आज में कोर्ट ने भी इसी तरह से बात की है कि इसको आप ये कह सकते हैं कि वो प्री डेटेड है, लेकिन आप इसको जाली नहीं कह सकते, वो इसी हवाले से, क्योंकि एक कानूनी बात की। जहाँ तक नैब के सबूतों की बात है, देखिए अभी मजद साहब ने भी बात की कि नैब का हमने यहाँ पर एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि केस बाद में बनता है, पहले लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। इस केस के अंदर भी जो आपने देखा होगा बेल की जजमेंट पे आप देख ले, आप वैसे भी जो कार्रवाई चल रही है इस वक्त अदालती कार्रवाई, उसमें भी अगर आप देख ले जो चीजें बार बार नैब से पूछी जाती हैं, 2-3 चीजें। एक ये कि ये अपार्टमेंट जो है ये कब खरीदे, किस साल के अंदर खरीदे, किसने खरीदे और कितने के खरीदे, ताकि जिस इनकम का भी तयन उस वक्त का हो सके। तो इन सवालों के जवाब जो है अभी तक कोई तसल्ली बख्श तो खैर मेरे ख्याल में नैब ने दिए नहीं। जहां तक दूसरी बात है कि जो शरीफ के ऊपर नैब ने देने थे, ये नैब ने देने थे,
सबूत अगर केस जो केस ये हाउस ऑफ शरीफ ने देने थे सबूत। एक सेकंड भट्टी साहब मेरी बात खुदा के लिए महमल, ये नैब ने सबूत, नैब ने फ्लैट्स खरीदे थे, नैब फ्लैट्स में रह रही है। मैंने आपके, अगर आप मेरा जवाब पूरा हो या हाथ धो गई है महमल, ये तो वाह वाह वाह। नहीं एक सेकंड मजाक मत बनाएं। ये उसी तरह मजाक बना रहे हैं जिस तरह नैब जो है वो अपने केस का और अदालती कार्रवाई ये उसी तरह मजाक बनाओ जिस तरह ये केस मजाक बना दिया है। जिस तरह ये सवाल है कि क्या नैब सबूत दे पाएगी। मेरी प्लीज बात कंप्लीट होने दे। मैं ये कहने लगी थी कि ये बात दुरुस्त है कि जब ये सवालात जो है वो शरीफ से होते हैं। भट्टी साहब बात कंप्लीट होने दे। जिस तरह अतर ने भी बात की अभी कि जब सवालात भेजे जाते हैं तो वो भी कोई सही जवाब नहीं दे सकते। मसला कहाँ आता है लीना, मसला ये आता है, ये कोई नहीं कह रहा कि जी उनके जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं या जो कोई और चीज है। बात ये हो रही है अदालती कार्रवाई और कानून के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर होता क्या है कि जब करप्शन केसेस सियासी मकासद के लिए बनाए जाते हैं तो उसके अंदर कानून जो है वो फॉलो नहीं होता। इकामे पे निकाल दिए जाते हैं, लेकिन बजाय इसके कि ट्रायल कोर्ट को भेजते कि वो ये सारी चीज। अकामा क्या छोटा जुर्म है? पनामा से बड़ा जुर्म है। मैं जरा मेरी बात, भट्टी साहब मैं आपको कैसी बात करते हैं। भट्टी साहब मैं आपको वक्त देती हूँ, 1 मिनट रुक जाए, मुझे दोनों की बात समझ नहीं आती ऐसे। मैं आपको वक्त देती हूँ, भट्टी साहब उसको कंप्लीट करने दें 1 मिनट। थैंक्स। मैं ये कह रही हूँ कि जब कानून जब फॉलो नहीं प्रॉपर तरीके से होता तो फिर आप ये भी देखते हैं कि फिर इंसाफ और जस्टिस और वो सारी चीजें भी, अदालती कार्रवाइयां भी फिर प्रॉपर तरीके से नहीं होती जब सियासी मकासद के लिए ये चीजें सवाल होती है। इसलिए सवाल उठते हैं, इसीलिए हमारे अदालती निजाम के ऊपर भी सवाल उठते हैं, इसलिए नैब के ऊपर भी बार बार सवाल उठते हैं। कोई किसी को इधर को क्लीन चिट नहीं दे रहा भट्टी साहब के लिए, इसीलिए सवाल उठते हैं। ठीक है, भट्टी साहब का भी ऑब्जेक्शन जरा सुनने, उसके बाद मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें फिर। ठीक है, पॉइंट वेल मेड। भट्टी साहब मैं पहले तो माजरत चाहता हूँ महमल साहबा से कि मैंने दरमियान में टोक दिया, मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं टोकना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये अकामा जो है ये पनामा से बड़ा जुर्म है खुदा के लिए। यानी इस वक्त जो बाइडन अगर निकले, भारत की किसी कंपनी का मुलाजम कागजों में निकले, तो आप क्या जो बाइडन को छोड़ देंगे? खुदा के लिए ना करें। अकाउंट खुलवा सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, पैसे भिजवा सकते हैं, खा बेटे की खा तनख्वाह ली है या नहीं ली, छोड़ दे इस बात को। नंबर टू ये क्या हमने नैरेटिव बना रखा है? पॉलिटिकल वजह से केसेस बनते हैं। यस, गलत केसेस भी बनाए हैं, हम मानते हैं। राना, मैं कितनी मरतबा एहसन इकबाल साहब का केस, राना सनाउल्लाह का केस, कुछ और केस, लेकिन खुदा के लिए ऑरेंज और एप्पल को तो ना मिलाएं। कुछ केसेस तो हैं जिनको इनके पास पैसा कहां से आया, मुझे सिर्फ ये बता। 25,000 कनाल ये थे उनके जब ये जनरल जिलानी ने इनका हाथ पकड़ के सियासत में लाए थे। ये 32 या 30 के करीब ये जितनी भी मुबैनत और फैक्ट्रियां थी, ये जो इवन फील्ड थे, मेंबर को जवाब देने का मौका दीजिए। पॉलिटिकल के नैरेटिव बनाया जाता है, पॉलिटिकल दबाया जाता है, नैब केस नहीं बनाता। भाई सारे बुरे हो गए। आपने सवालों के जवाब दिए, आपने मनी ट्रेल दी। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज जवाब देने दे, मुझे ब्रेक लेनी है। महमल नहीं लीना, पहली चीज तो जो भट्टी साहब जो मनी ट्रेल और ये सारे कह रहे हैं, मैंने भी कहा है कि सवालातों के बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं दिए उन्होंने। मैं तो उनको कह ही नहीं रही, तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस चीज का सवाल करे। दूसरी चीज है कि नैब के ऊपर अदालती जजमेंट्स हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ऐसा पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से केसेस बनते हैं, वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी होती है। ये हमने अदालतें और कई बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। खुद एग्जांपल दे दिए, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर सजाए मौत वाला केस बनाया था, किस खुशी में बनाया था, कौन से सबूत थे, क्या चीजें थी, वो किस वजह से, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं था। तो क्या तो मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पर जो केसेस बनते हैं वो सियासी मकासद के लिए बनते हैं, ना कि ये कि वो केसेस जो है वो अपने हतमी फैसले तक जाए। तो जाने देना हतमी फैसले तक, ट्रायल कोर्ट में जाने देती ना सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त उसके ऊपर पूरी सारी चीजें तयन। ठीक है जी भट्टी साहब। इवन फील्ड केस क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंतकाम है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। जवाब दें जान, आप जवाब दें, आप हमारे हाकम रहे हैं। मज़े साहब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अगर ओवरऑल अगर आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहे है या नहीं है, जवाब देना चाहेंगे भट्टी साहब को? देखिए बहुत सीधी सी बात है। एक तो पहली चीज़ ये कि अपील में आप टेक्निकल ग्राउंड्स ही उठाते हैं, क्योंकि जो फैसला मेन फैसला होता है उसके अंदर कोई टेक्निकल फ्लॉ है तो दूसरा वकील जो है वो उसी पर सवाल उठाता है। अब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में एक हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी अदालतों के फैसले ऐसे रहे हैं जो होते हैं, हमारी अदालतों के केसेस की टाइमिंग्स ऐसी रही हैं कि सवालात उठते हैं। मगर
यहाँ नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर पूरे एतमाद का इजहार किया था जब पनामा केस शुरू हुआ था। उन्होंने उसके बाद भी जब JIT बनी उस वक्त भी उन्होंने सवाल, किसी स्टेज पर नवाज शरीफ साहब ने इस पूरी प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट नहीं किया। किसी स्टेज पर नवाज शरीफ साहब ने ये क्वेश्चंस नहीं उठाए इस हवाले से कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जब फैसला आ गया तो उसके बाद ये सवालात उठाए गए, उसके बाद ये सारी बातें हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दोनों पार्टी बात का मौका बन के रह गया आपके ख्याल में, एक्सेप्ट किया था। ठीक है जी, ठीक है जनाब, इस डिबेट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने कहा एक डेवलपिंग स्टोरी है। 17 फरवरी को इसकी दोबारा समाअत होनी है। आने वाली समाअतों में इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, क्या अदालत की तरफ से रिमार्क्स आते हैं, उसके ऊपर भी हम तबसरा करेंगे, तज्जिया करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दूसरे सवाल के साथ फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 वज़ारतों और उनके वज़रा को अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर तारीफ़ी असनाद यानी एक्सलेंस की शील्ड्स दी, सर्टिफिकेट्स दिए। अब ये जो वज़ारतें हैं इसमें वज़ीर मवासलात मुराद सईद वज़ारत मवासलात का पहला नंबर है, असद उमर की वज़ारत प्लानिंग का दूसरा नंबर है, डॉक्टर सानिया निश्तर की वज़ारत एहसास प्रोग्राम और गुरबत खात्मे की जो वज़ारत है उसका तीसरा है, शफ़कत महमूद को तालीम की वज़ारत को चौथा नंबर मिला है, शीरी मज़ारी की वज़ारत इंसानी हुकूक को 5वां नंबर जिनको शील्ड मिली है, खुसरो बख्तियार की वज़ारत सनत का 6वां नंबर, मुईद यूसुफ की नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का 7वां, अब्दुर्रज़ाक दाऊद की वज़ारत तिजारत का 8वां, शेख रशीद की वज़ारत दाखिला को 9वें नंबर पर सराहा गया और फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वज़ारत का 10वां नंबर है। ये 10 वज़ारतें हैं जिनको वज़ीर आज़म ने सराहा और इनकी कारकर्दगी जो रही है वज़ीर आज़म समझते बेहतरीन रही है। इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, लेकिन ज़रा इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्या जो तनकीद की जा रही है वो दुरुस्त भी है या नहीं। सवाल हमारा ये लेके क्या ये जो 10 वज़ारतें हैं उनके वज़रा हैं इनकी कारकर्दगी तारीफ़ी असनाद के काबिल थी, हाँ या नहीं की ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। अतर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। 10 ये जो वज़ारतें हैं इनका तो आप पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन ये भी बताइएगा कि वो शौकत तरीन साहब और वो मईशत का महाज जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो चाहिए थी उसको इनमें शामिल नहीं किया गया। देखें, इन तमाम वजीरों की कारकर्दगी और वजारतों की कारकर्दगी से कतई नज़र ये बड़ा एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि वो लोग जिन्होंने आवाम के लिए काम करने हैं वो आवाम के सामने जवाबदेह भी हों। माजी में यहाँ पे मिनिस्टर्स की कारकर्दगी पे कभी बात हुई है? यहाँ पे तो माजी में मिनिस्टर्स और चाहे कोई अदालत में आपका मुकदमा लड़ा हो या से लेके सफारतकार तक उसको लगा दिया जाता था, या कोई अद्दी का बैग उठा के दुबई एयरपोर्ट पे फिर रहा हो तो उसको वजीर बना दिया जाता था। तो एज ए कॉन्सेप्ट तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि वजीरों की कारकर्दगी के ऊपर बात हो और उनसे पूछा जाए। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर किसी को वजीर ना लगा दिया जाए क्योंकि वो अंकल हैं और वो स्कोर कार्ड के बारे में बताते हैं, या कोई और बंदा है वो किसी और चीज के बारे में बताता है। तो माजी में तो यही कुछ होता रहा। तो एज ए कॉन्सेप्ट तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये जो कारकर्दगी के असनाद दी गई हैं वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, अब असल इसका जो असनाद है या असल जो सर्टिफिकेट है वो अवाम की जानिब से दिए जाएंगे। आपस में आप बेशक एक दूसरे में जितनी मर्जी रेवड़ियां बांटते रहें, जब तक अवाम को उसके समरात नहीं मिलेंगे तो वो सर्टिफिकेट उनको उन सर्टिफिकेट्स का कोई फायदा नहीं। तो जो असल सर्टिफिकेट है वो अगले इंतखाबात में अवाम देंगे, तो फिर पता चलेगा कि इन वजीरों की और इन वजारतों की कारकर्दगी कितनी अच्छी थी या नहीं थी। अगर आप इसको वैसे एनालाइज करें तो क्या आपको लगता है कि जो वजारतें सेलेक्ट की गई हैं टॉप 10 ठीक है? बिल्कुल ठीक है। देखें, आप देख लें जो भी उसमें वजारतें शामिल हैं, आप खास तौर पे आप गरीबों के हवाले से जो मुझे कोई एतराज नहीं, और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और वजीरों को भी इस तरह जिस तरह आप कहते हैं एक तरह से नेम है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। महमल की तरफ लेके जाना चाहूंगी। महमल, जिस तरह से अभी अथर ने कहा कि बड़ा अच्छा ये वजीर आजम ने इनिशिएट किया है वज़रा की तारीफ करना, उनको सराहना, लेकिन इसके ऊपर एक राय ये भी आती है कि ये उनकी काम है, उनकी जॉब है, उनको इलेक्ट इसलिए किया जाता है, अवाम उनको एक्सचेकर के खर्चे पे वो इसलिए वहाँ पर मौजूद हैं वजारत में कि वो ये करें, इसके लिए उनको ख़ास तौर पे बुला के तारीफ करना, असनाद देना, ये दुरुस्त नहीं। आपका क्या ख्याल है?
देखिए रीना, अगर आप देखेंगे ये किस बिना पर दिया गया, तो मेरे ख्याल में जो दो मेन चीजें थी, एक थी फंड्स यूटिलाइजेशन और प्रोजेक्ट्स की जो है उनकी प्रोग्रेस के ऊपर ये दिया गया है। अच्छा, उसमें कई आपने देखा होगा, फवाद चौधरी साहब की भी ट्वीट देखी होगी, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्चुअली अगर उन्होंने रीवैम्प किए हैं या नए सिरे से शुरू की है इस तरह की चीज की, तो उसके ऊपर जो है वो काउंट नहीं होते, तो वो वाली भी एक चीज है। खैर एनीवे उसको भी आप छोड़ दें थोड़ा सा, तो खैर ये वो बचपन की याद भी ताजी करा दी वजीर आजम साहब ने, कि बचपन में मिलते थे ना सर्टिफिकेट्स क्लास में, किसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्या चीज है वो, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं इन सारी वजारतों को देखूं तो मैं कुछ सवालात जरूर उठाऊंगी। देखिए शीरी मजारी साहिबा ने वाकई उनको मिलना चाहिए था, उन्होंने जो है बड़े अच्छे कई लॉज भी, हालांकि तनकीद ज्यादा उनके ऊपर पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पर हो रही है, लेकिन उनके तो कई वो अच्छे कवानीन लेकर आई, उन्होंने बड़ी मेहनत की है कुछ चीजों के ऊपर। लेकिन मसला क्या है कि इनके अंदर बहुत सारे वो भी लोग हैं कि जो वीट या शुगर क्राइसिस या LNG स्कैंडल, इस तरह की चीजों के अंदर जो मुलव्वस थे, जिनके नाम सामने आए थे, वो भी गुजरा है। फिर आप मुझे बताइए कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्या काम किया पाकिस्तान के अंदर, जो हालात है जो चल रहे हैं, उससे पहले भी आप देख लें शेख रशीद साहब की क्या कारकर्दगी रही, वैसे भी उसके अलावा भी अगर आप देखें फूड, आज आप देखिए कि इस वक्त फार्मर्स के क्या मसाइल चल रहे हैं, किसान इत्तेहाद है वो किस चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप फिर फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमारे यहाँ जो है तशवीश की भी है, क्योंकि देखिए यूरिया खाद, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि ये किन वजूहात पे, जैसे मैंने कहा कि शायद फंड यूटिलाइजेशन और ये कि प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस क्या उसके ऊपर मिले, तो पता नहीं कि सबका बनता भी था इसके अंदर कि नहीं, कुछ का जरूर बनता होगा, लेकिन आई डोंट थिंक के 10 के 10 जो हैं वो बिल्कुल जो है इसके अंदर सही नाम है। पार्शल नहीं कह रही हैं आप, तो मैं नहीं लिख देती हूँ आपका विद एस्टेरिक। भट्टी साहब, क्या ख्याल है आपका? क्या आपको लगता है कि तारीफ के काबिल थे? या जैसे मैंने एक तनकीद हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, काफ़ी लोग इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि ये तो उनका काम है, इसके ऊपर सर्टिफिकेट देने की क्या ज़रूरत? क्या समझते हैं आप? पहली बात यह है कि बिल्कुल ठीक ये तनकीद हो रही है कि प्रोटोकॉल लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, मरात लेते हैं, भांत भांत की सहूलतें लेते हैं और मज़े कर रहे हैं, और यही काम था इनको। इसी काम पे अगर इनको सर्टिफिकेट्स मिले तो किस बात पे मिले? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया हो अपने से हट के मुल्क के लिए तो वो एक अलग बात है, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। दूसरा मैं इसको भी छोड़ देता हूं, जो मुझे दुख है कि फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब को, जिनके पास कुछ भी नहीं था डिफेंड करने को, मगर वो डिफेंड करते रहे, उनको नहीं दिए गए। चलो मैं फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब आपसे मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करता हूँ। अच्छा, आगे परवेज़ खटक साहब निकल गए इस लिस्ट से, चलो ठीक है। हफीज़ शेख साहब, शौकत तरीन साहब, हमाद अज़हर साहब, वकार मसूद साहब और मेरे शाह महमूद कुरैशी भी निकल गए, आप सबको भी सलाम। अच्छा, अब आ जाइए उस ज्यूरी को सलाम, उस ज्यूरी को सलाम जिसने ये जज किया, और उस कारकर्दगी को सलाम जो हमारी नज़रों से अभी भी छुपी हुई है, मगर उसका उनको अवार्ड दिला गई है। दोनों को सलाम, जज और कारकर्दगी को। अब आ जाइए मुराद सईद। यस, मुराद सईद का सुना जा रहा है कि बचत की और कम लागत पे सड़कें बनाई, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट में दे देता हूँ। सानिया निश्तर साहबा को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, बहुत एक्टिव रही, वो एहसास प्रोग्राम में लेफ़्ट राइट आती जाती रही। अच्छा, शीरी मज़ारी साहबा को मैं इससे बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे देता हूं कि जब नवाज शरीफ जाने लगे थे, 6.5 घंटे की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें इनके आंसू निकले थे नवाज शरीफ साहब की हालत देखकर, इसलिए ये भी इनको भी अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है। अब आ जाइए असद उमर साहब। बाबाए मईशत की तबाहकुन बुनियाद रखने पर इनको भी अवार्ड मिलना चाहिए, और प्लानिंग कमीशन में तरक्याती फंड नहीं खर्च कर सके क्योंकि नैब का डर था, चलो ये भी हकदार हैं। शफ़क़त महमूद साहब ने तालीम में पूरे मुल्क में एक यकसा निसाब राइज कर दिया है और तालीमी इनकलाब आ गया है, और रिफॉर्म्स का काम भी इनके हवाले था, वो भी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं, इनको भी अवार्ड मिलना चाहिए था। खुसरू बख्तियार साहब के खिलाफ एक नैब की इंक्वायरी चल रही है जो कभी मुल्तान चली जाती है, कभी लाहौर चली जाती है। शुगर कमीशन में भी इनका नाम है, और खाद स्कैंडल में भी मुख्तसर ये है कि भट्टी साहब इनको भी मिलना चाहिए था। रज़ाक, दो जुमले सुन लीजिए। रज़ाक दाऊद साहब को भी शुगर कमीशन में मिलना चाहिए था, कमाल के लोग हैं, महमद डैम का ठेका लिया, और शेख रशीद साहब को रेलवे तबाह करने पर और दाखिला की तबाही रख करने पर इनको भी मिलना चाहिए था, और मोहिद यूसुफ और फखर इमाम को तो एक और दे दो, एक और दे दीजिए भट्टी साहब की तरफ से अवार्ड इन दोनों को। और एक छोटी सी ब्रेक लेनी है महमल, माजरत।
या जुमला है सिर्फ एक? अगर एक जुमला है तो बोल दे, वरना फिर ब्रेक के बाद इसको जरा कंटिन्यू करेंगे। मज़ा साहब के भी अवार्ड्स हैं भाई। जी जलीला, सिर्फ एक जुमला है कि वैसे वज़रा को इतना खुश नहीं होना चाहिए। आपको पता है जिनकी ज्यादा तारीफें होती हैं फिर उसके बाद इस हुकूमत में होता क्या है, तो मेरे ख्याल में जरा शील्ड वाले जो है ना थोड़ा सा जरा वो कर नहीं, वो नोटिस लेने पे होता है। डोंट वरी अबाउट दैट। भट्टी साहब के अवार्ड्स, भाई भट्टी साहब ने अवार्ड्स दे दिए हैं सबको। छोटी सी ब्रेक के बाद जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हमारे दो एनालिस्ट नहीं की ऑप्शन देते हैं, अतर कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। ये रिवायत बड़ी अच्छी डाली है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। मज़ा साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, पहली चीज़ ये कि जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और ये बात मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा मरहूम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक तकरीर को कोट करके कहा था कि जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एक क्लॉज आई कि जी अवार्ड्स दिए जाते हैं, ज़ाहिर है देने चाहिए जिन लोगों की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। तो उस पर भुट्टो साहब ने ये कहा कि ये जो कारकर्दगी पे अवार्ड हैं तो फिर मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं आया ही इस वजह से हुकूमत में हूँ, या आप इस वजह से हुकूमत में आते हैं कि आप काम करें, उसका रिवॉर्ड जो है वो सिर्फ लोग देते हैं। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज शामिल की गई जिसमें सिर्फ नर्सिंग, गैलेंट्री और गालबन स्पोर्ट्स के शोबे में, लेकिन बाद में जब इसको महज रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा, ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में हम देखते हैं बहुत से सवालात उठते हैं, तो उसके बाद जब माशाल्लाह के दौर में और आज तक वो चल रहा है कि हमने पता नहीं किन किन को हम अवार्ड्स दे देते हैं जिस पे सवालात भी उठते हैं। दूसरी बात ये कि पहली चीज़ ये कि मुझे क्या पता जिनको अवार्ड्स मिले हैं उनकी कारकर्दगी की एक लिस्ट भी तो होती ना कि इन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए हैं, वो भी तो लोगों को पता चलता। अब मुझे बताएं कि इसमें पहली चीज़ ये कि आप पूरी टीम के बारे में आप ये फैसला कर रहे हैं कि एक ज्यूरी फैसला करिए कि जी इन 10 वजीरों ने ये काम किया तो इनको अवार्ड दिए जाएं। जो कप्तान है टीम का, उसका ज्यूरी ने कोई फैसला नहीं किया कि कप्तान की अपनी कारकर्दगी क्या रही है। सबसे पहले तो ये होता है ना कि कप्तान की कारकर्दगी क्या है। ये ज्यूरी एक ज्यूरी होती जो ये फैसला करती और बताती फिर। सर हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग आपने पॉइंट ये उसमें मैं चाहती हूं अतर का इसके ऊपर छोटा सा जवाब। अब चीज ये है कि अब दरिया को आपने कूजे में समेट दिया बड़ी अच्छी तरीके से। अब आप मिनिस्टर्स को उठा लें। एक मिनट में अलीना, या तो आप मुझसे पूछे नहीं या मैं फिर बता दूं थोड़ा सा, आपने क्योंकि मिनिस्टर्स का कहा था। पहली चीज ये कि भट्टी साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। चीज ये कि मुझे ये बताएं ना कि जी फर्ज करें जिन मिनिस्ट्रीज का आपने जिक्र किया है उन मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस क्या रही, और जिनको अवार्ड नहीं मिले उनकी कारकर्दगी किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि खराब रही। ये आपको माफ नहीं। जब तक आप ये चीज नहीं बताएंगे, इन सारी एक्सरसाइज में बिकरिंग्स तो आएंगी लेकिन कंपटीशन नहीं डेवलप होगा। ठीक है अथर। अच्छा, मेरा इसमें सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह मैंने अपनी बात में पहले भी कहा था कि कारकर्दगी से कतई नजर ये जो आइडिया है ना कि जो अवामी नुमाइंदे हैं और जो सारी मरात ले रहे हैं, जिन मरात का यहाँ पे जिक्र हुआ, फिर वो जवाबदेह भी हो, फिर उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात भी हो। हम इसको बहुत दूसरी तरफ ले गए कि जैसे वो बहुत कोई असनाद वगैरह दे दी गई, अवार्ड्स दे दी गई। बेसिकली ये उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया है, जो माजी में कभी भी किसी वजीर की कारकर्दगी पे इस तरह बात नहीं हुई। तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, मेरा ये कहना है। ठीक है जी, मैं चाहती थी इस चीज़ के ऊपर हम मजीद डिबेट करें और मौक़िफ़ मजीद खुलकर सामने आए, अतर क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।